गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 8 की विज्ञान पुस्तक का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में आगे पढ़ेंगे। कल हमने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया था: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही है जो जंतुओं में, जीवाणुओं में गुणन करता है। एवं सामान्य रोग जुकाम, इन्फ्लुएंजा विषाणु के द्वारा ही होते हैं। अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। फिर हमने स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु के बारे में पढ़ा था। जो छड़नुमा जीवाणु हैं वो लैक्टोबैसिलस दही के अंदर पाए जाते हैं। फिर हमने शैवाल के इमेज चित्र देखे थे, क्लेमाइडोमोनास पायरोगायरा, जो पानी के अंदर काई के रूप में पाए जाते हैं। और प्रोटोजोआ संघ के हमने 2 सदस्यों को जाना था, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये भी सूक्ष्म जीव हैं। फिर हमने राइजोपस, ब्रेड, मोल्ड और पेनिसिलियम, एस्परजिलस, इन 3 कवकों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने विषाणु की, वायरस की चित्र की हमने रूपरेखा की थी कि इसको 3 भागों में बांटा गया, एक सर, कॉलर और पुंछ भाग। फिर ये कहाँ रहते हैं? ये सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह रह सकते हैं। शीत आवासीय में भी रह सकते हैं, मरुस्थलीय आवास में भी रह सकते हैं। और इनका शरीर जो है एक कोशिक भी हो सकता है, बहुकोशिक भी हो सकता है। ये बर्फीले क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं। उष्ण क्षेत्रों यानी गर्म स्रोतों पर हर परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जा सकते हैं। और सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। और ये जीवों में रोग के कारक भी हो सकते हैं। जैसे हमने पीछे मलेरिया, टाइफाइड और काफ़ी बीमारियों के बारे में पढ़ा, तो वो बीमारियां किस कारण होती है? सूक्ष्म जीवों के कारण। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। अब ये हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार हैं, इसके बारे में हमारे को जानना है। तो हम देखते हैं हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, किस प्रकार हानिकारक हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, यानी कि जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होंगे वो हमारे लिए मित्रवत सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में हम उपयोग किए जाते हैं, जिनको हम जैसे कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इनका किया जाता है। और प्राचीन काल से, पुराने समय से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, जैसे बियर, रम और भी उच्च क्वालिटी की जो शराब वगैरह होती है, जिसको अल्कोहल जो बनाया जाता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से यीस्ट, माइक्रोसेरेविसी का उपयोग किया जाता है। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष और विष्टा, इनका अपघटन करने के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है। हमारे मिट्टी में या इन सब्जियों के छिलके और जंतु विष्टा का अपघटन करने के लिए जिस अपघटित जीवाणु को काम में लिया जाता है वो होते हैं मेथेनोजेन जीवाणु, जिसके अंदर सामान्यतः मिथेनोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है। मिथेनोबैक्टीरियम कीचड़ में भी पाया जा सकता है। और जो गाय या भैंस, इनके अंदर आपको पता है कि जो आमाशय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम आमाशय, एक द्वितीय आमाशय। प्रथम आमाशय को हम रूमेन बोलते हैं। रूमेन के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज की अधिक मात्रा होने के कारण सेलुलोज का अपघटन जो किया जाता है वो इन मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा ही अपघटन किया जाता है। और जिस प्रकार
गाय या पशुओं के रुमेन में सेल्यूलोज का अपघटन किया जाता है, वैसे ही सब्जियों के छिलके में भी काफ़ी मात्रा में सेल्यूलोज की मात्रा होती है। उस सेल्यूलोज का अपघटन मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा ही किया जाता है। जंतु का अवशेष या विष्टा जो होता है, इसका भी अपघटन अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि हानि रहित पदार्थ बनाते हैं। ये इनका अपघटन होने के बाद, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष या विष्टा, इनका अपघटन होने के बाद ये हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, यानी कि जिनसे हमारे को कोई भी खतरा नहीं होता, वो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इनका उपयोग हम खाद के रूप में कर सकते हैं। खाद के रूप में जैसे कि फसलों को उचित मात्रा में खाद की मात्रा चाहिए होती है, उस खाद की मात्रा का उपयोग करने के लिए हम काफ़ी सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष या विष्टा और भी बहुत सारे अवशेषों को हम अपघटित कर सकते हैं जीवाणु द्वारा। अब हम स्मरण करें कि जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन, हाँ, काफ़ी जीवाणुओं का उपयोग जो है औषधि निर्माण में भी किया जाता है। पेनिसिलियम औषधि। कृषि में मृदा का उपयोग मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है। हाँ, कृषि क्षेत्र में जो मृदा की उर्वरता बढ़ती है, मृदा के अंदर उच्च मात्रा में नाइट्रोजन की उपस्थिति होनी आवश्यक है, और इस नाइट्रोजन की उपस्थिति या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करना होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है। मेथेनोबैक्टीरियम, ये भी हमारे लिए लाभदायक जीवाणु है। मेथेनोबैक्टीरियम के द्वारा अपघटन होता है सब्जियों के छिलके का, जंतु अवशेष का, विष्टा का। तो अपघटन के बाद हमारे को हानिरहित पदार्थ भी मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दही एवं ब्रेड का बनना। तो दही और ब्रेड का बनना, जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड दूध में पाए जाने पर उसमें दही जब बनना होता है तो दही बनने पर उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु की वृद्धि होने पर होता है। तो दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपको प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित करता है। गर्म दूध में इसका दूध का टेम्परेचर भी होना चाहिए, तभी वो जनन कर सकता है। लैक्टोबैसिलस को जनन की वृद्धि करने में उचित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर वो टेम्परेचर उसको तापमान मिले, उस तापमान में वो अधिक जल्दी वृद्धि करेगा, और जब अधिक जल्दी वृद्धि करेगा तो दूध से दही बनने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए हमारे को दूध को गर्म रखना ज़रूरी होता है। थोड़ा गुनगुना गर्म रहता है, थोड़ा बहुत गर्म रहता है, तो थोड़ा सा दही डालने पर उसके अंदर शीघ्र ही उसके अंदर लैक्टोबैसिलस की वृद्धि हो जाती है और पूरा का पूरा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अब जीवाणु पनीर, जिसको हम चीज़ भी बोलते हैं, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। तो जीवाणु जो होते हैं पनीर बनाने में भी काम में लिए जाते हैं। पनीर के अंदर भी लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही काम आता है। जब कभी भी हम घर में अचार बनाते हैं तो अचार में भी जीवाणु जो है हमारे लिए सहायक होते हैं। अचार के अंदर जब हम बनाते हैं तो नमक डालते हैं। नमक डालने पर उसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, और वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसलिए हम अचार का उपयोग हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है उसको पाचन क्रिया संपूर्ण करने के लिए हम अचार का उपयोग करते हैं। तो अचार के अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी जीवाणु सहायक होते हैं। रवा, जिसको हम सूजी बोलते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही होता है, और दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। अब जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिसमें इडली एवं डोसा
बनता है। तो जीवाणु एवं यीस्ट जो होता है, यीस्ट को हम खमीर भी बोलते हैं, ये किण्वन में सहायक होते हैं, यानी कि फर्मेंटेशन में। किस प्रकार होते हैं इसके बारे में हम क्रियाकलाप एक करके देखते हैं। 2.3, एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए, थोड़ा सा गर्म जल मिलाना है। फिर इसमें थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गूंथे हुए मैदे को ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया या फुला हुआ पाया? यीस्ट सबसे पहले हमने थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालकर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर। थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तो ये जो खमीर है, यीस्ट द्वारा उठी हुई मैदा, तो यीस्ट ही खमीर है। तो ये ऊपर क्यों उठा, किस कारण उठा? यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। तो यीस्ट जब कभी भी, खमीर जब कभी भी जनन क्रिया करता है तो जनन क्रिया के दौरान उसमें श्वसन क्रिया होती है, और श्वसन क्रिया करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है। अब उस आटे के बीच में यीस्ट है, और जब वो यीस्ट श्वसन क्रिया करेगा तो वो श्वसन क्रिया जो एक गैस है, वो गैस जब कभी भी बाहर निकलेगी तो वो आटे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वो आटे को ऊपर उठा देगी, और ये गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी जो पहले छोटा था अब उसको ये बड़ा कर देते हैं, आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक ये काफ़ी बनाए जा सकते हैं। ब्रेड में भी यीस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ब्रेड फूली भी रहती है, मोटी रहती है, स्पंज के रूप में। पेस्ट्री जो हम केक या पेस्ट्री खाते हैं तो इसके अंदर भी यीस्ट पाउडर डालते हैं, जिससे ये फूली हुई और मोटी स्पंज की तरह होती है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस के रूप में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अल्कोहल बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। यीस्ट जो होता है, जो सुक्रोज के ग्लूकोज और फ्रक्टोज भाग होते हैं, इसके अंदर काफ़ी मात्रा में अल्कोहल जुड़ा हुआ रहता है। तो उस अल्कोहल को अपघटित करके, किण्वन करके अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.4।